हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास 6 साइंस की, वो साइंस को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। आज की इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये बताया हुआ है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज करता है। मान लो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, या फिर सोइल की कंडीशन अलग है, या फिर अदर वेदर कंडीशन वहाँ पर अलग तरीके की है, उसके अकॉर्डिंग वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी बॉडी में चेंज कर लेता है। तो इस चैप्टर में अदर जो सराउंडिंग्स हैं या फिर अदर जो हैबिटाट्स हैं, उसमें रहने वाले एनिमल और प्लांट्स में क्या क्या चेंज हुए हैं, उन सभी के बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। और फिर लास्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ये भी इस चैप्टर में बताया हुआ है। चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है 2 एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कैमल जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, और इसके अलावा फिश जो सी एरिया में रहते हैं, उसमें उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो देखो, जो कैमल जो होता है वो आप सभी को पता है कि डेजर्ट एरिया में रहते हैं। डेजर्ट एरिया में वाटर की कमी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बॉडी में चेंज कर लिए हैं। जैसे कि जो कैमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसको डेजर्ट कंडीशन में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है। कैमल की जो टांगे होती हैं वो लंबी होती हैं, जिससे कि जो वहाँ का टेम्परेचर है, सोइल का जो टेम्परेचर है, वो उसकी बॉडी को इफेक्ट ना करे। इसके अलावा वो अपनी बॉडी से बहुत ही कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। इससे क्या होता है, और उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है। उनका जो स्वेट है, मतलब उनके जो पसीना है वो नहीं आता है, मतलब वो पानी को, वाटर को कम से कम लॉस करते हैं। रीजन क्या है कि वहां पर वाटर की कमी है डेजर्ट एरिया में। ओके, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इस तरीके से कैमल जो हैं वो अपनी बॉडी से वाटर को वेरी लिटिल अमाउंट में लॉस करते हैं, जिससे कि वो बिना पानी के भी एक लंबे समय तक रह सके। तो इसी के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, कि किसी भी सराउंडिंग में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंज करते हैं, और इसी प्रोसीजर को बोलते हैं अडेप्टेशन। ओके, कि कोई भी प्लांट या एनिमल अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को रहने के लिए, बनाने के लिए, कि वो इजीली उस सराउंडिंग में रह पाए, इसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी में कुछ चेंज होता है, और इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। ओके, अब ये जो सराउंडिंग होती है जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको बोलते हैं हैबिटाट। हैबिटाट में कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स जो उस सराउंडिंग में रहती हैं, जैसे कि किसी एरिया में कोई जो प्लांट और एनिमल जो रहते हैं, उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। और बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, जैसे कि रॉक्स होती है उस एरिया में, सॉइल होती है, एयर होता है, वाटर होता है। ये उस हैबिटाट के लिए क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। सनलाइट और हीट जो है ये भी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं, और इनकी वजह से भी किसी भी एनिमल की या प्लांट की जो लाइफ है वो इफेक्ट होती है। मतलब किसी भी एनिमल के ऊपर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों का ही इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हैबिटाट की हमने बात की कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहता है उसको बोलते हैं हैबिटाट। अब हैबिटाट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट भी होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, डेजर्ट आता है, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन आता है। दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटाट, और एक्वेटिक हैबिटाट में आते हैं पॉन्ड, स्वैम्स, लेक्स, रिवर एंड ओशंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। बहुत बार इतने बेसिक जो क्वेश्चन है वो भी आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो एक बेसिक जो बातें हैं वो हमने डिस्कस किया। अभी हमने देखा कि एक लंबे प्रोसीजर के तहत किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं हम अडेप्टेशन। लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई चेंज अगर हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हम प्लेन एरिया में रहते हैं और हमें माउंटेनियस एरिया में जाना है, तो आप सभी को पता है कि माउंटेनियस एरिया में जाने पर ब्रीदिंग जो है उसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उसको हम सॉल्व करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करने लगते हैं, या फिर अगर हम देखें तो जो हम डीप ब्रीदिंग जो है या फास्टर ब्रीदिंग जो है वो करने लगते हैं, ताकि इस प्रॉब्लम को हम उस टाइम सोल्व कर सकें। तो
स्मॉल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए शॉर्ट टाइम में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में कोई चेंज करता है तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन, ओके। अडेप्टेशन एक लॉन्ग प्रोसीजर है और शॉर्ट प्रोसीजर होता है एक्लीमेटाइजेशन। जो अडेप्टेशन होता है वो कंप्लीट, मतलब किसी भी चीज में वहां पर उस सराउंडिंग में जो चेंज आ रहा है वो कंप्लीट उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है, मान लो किसी एक पेड़ में चेंज आया तो उससे रिलेटेड जो भी है वहां पर उन सभी में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी इंडिविजुअल ने अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश की है ताकि वो किसी अदर एरिया में अपने आप को कुछ टाइम के लिए एडजस्ट कर सके, तो इसको बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। तो अभी हमने देखा कि डेजर्ट में जो कैमल है वो किस तरीके से रह पाते हैं, ओके, क्योंकि वाटर की कमी है और वाटर की कमी के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि सी में रहती है फिश। अब फिश जो है उन्होंने अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट किया है। फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम्ड लाइन शेप होती है, मतलब जो वाटर में ट्रेवल करती हैं तो वाटर जो है उनका जो फिश का माउथ जो होता है इस एरिया से, तो इस तरीके से वाटर को चीरते हुए वो आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा उनकी जो शेप होती है वो उनको वाटर में रहने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। फिश की जो स्लिपरी स्केल्स होती हैं उनकी बॉडी पर वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। ये जो स्केल हैं वो स्केल्स जो होते हैं फिश की बॉडी पर वो फिश को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी ईजी मूवमेंट में भी उनकी हेल्प करते हैं। फिश जो हैं उनके फ्लैट फिन्स होते हैं। इसके अलावा उनकी जो टेल होती है वो उनको डायरेक्शन चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके अलावा उनकी बॉडी का बैलेंस बनाने में भी वाटर में हेल्प करती है। फिश के गिल होते हैं और गिल जो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं फिश की, ताकि वो अपना जो रेस्पिरेशन जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर सके। तो ये हमने देखा, दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि किस तरीके की आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या चेंज आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक एक करके जो हैबिटाट है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन से हैबिटाट में क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट एरिया की, मतलब मरुस्थल की। तो यहाँ पर हम एनिमल के बारे में देख ही चुके हैं। एनिमल में यहाँ पर मेजोरिटी में कैमल रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लांट की, कि जो प्लांट हैं वो किस तरीके के होते हैं। आप सभी को पता है इस बुक का चैप्टर नंबर 7 जब हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि प्लांट्स में होती हैं लीव्स और लीव्स में होते हैं छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स के थ्रू जो है वाटर जो है वो क्या होता है, एमिशन होता है, ओके। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट एरिया में उनकी जो लीव्स हैं या तो बिल्कुल नहीं रहेंगी या फिर जो है एक स्पाइन के रूप में, एक कांटे के रूप में जो है वो चेंज हो जाती है। बहुत ही छोटी होती है, स्पाइन के रूप में वो देखने को मिलती है, ओके। दूसरा यहाँ पर जो, या आपने यहाँ पर जो डेजर्ट वाले एरिया में कैक्टस देखा होगा तो कैक्टस को देख करके लगता होगा कि ग्रीन ग्रीन जो है उनकी लीफ है। लीफ नहीं है, ये उनका स्टेम है। और यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर जो एक तरीके से लीफ करती है वो यहाँ पर स्टेम ही करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेजर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो भी थिक वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टोर कर सकें। इनकी जो रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही डीप लेवल तक चली जाती हैं ताकि डीप लेवल तक जा करके वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ओके। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो भी डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये चीज़ें हमें शो करती हैं एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस, कि 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो भी आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक हायर लेवल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एनसीईआरटी जो है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करती है हर सब्जेक्ट को लेकर के। तो 6 to 12 जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए एसेंशियल है, आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही मजबूत बने और उसके बेसिस पर फिर आप जो अपनी स्टैंडर्ड बुक हैं उनको कंप्लीट कर पाओ, ओके। तो ये हमने डिस्कस किया कि वहाँ पर जो है वो किस तरीके से प्लांट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि माउंटेन रीजन में जो प्लांट और एनिमल में क्या क्या चेंज होते हैं। माउंटेन रीजन में जो प्लांट होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए
कि जो ट्रीज जो होते हैं वो नॉर्मली अगर हम देखें तो इस तरीके से कोन शेप में होते हैं, मतलब उनकी जो टहनियाँ हैं वो इस तरीके से होती हैं। जो उनकी लीफ जो होती है वो स्पाइन लाइक होती है, मतलब एक तरीके से जो सूल लाइक होती है कांटे में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे बर्फ गिरेगी तो इस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर जमा नहीं हो पाएगी और जो पेड़ है वो यहाँ पर बने रह पाएंगे, तो खिसक करके बर्फ जो है वो नीचे आ जाएगी। ओके, रेन वाटर और स्नो जो है वो इस तरीके से स्लाइड ऑफ हो जाएगी और इजीली जो प्लांट है वो खड़े रह पाएंगे। अब यहाँ पर एनिमल की बात कर लेते हैं कि एनिमल जो है वो यहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज कर लेते हैं। यहाँ के जो एनिमल होते हैं वो अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो ठंड होती है तो यहाँ के एनिमल्स की जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है और उसके भी ऊपर जो है वो फर से कवर होती है। फर मतलब इतना जो बाल होते हैं एक तरीके से इनके ऊपर कि वो कवर करके रखते हैं ताकि उनको ठंड ना लग सके। इनकी बॉडी, इनके जो पास जो होते हैं वो सभी जो हैं, फीट टू टोज जो हैं वो सभी जो हैं वो फर से कवर होते हैं ताकि वो ठंड से, कोल्ड से बचे रह सके। माउंटेन गोट जो है उनके स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं ताकि वो रॉकी स्लोप्स पे, माउंटेन के जो रॉकी स्लोप्स हैं उन पर अपने आप को इजीली चला सकें। ये चीज़ें पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि जैसी कंडीशन है वैसी चेंज जो है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान। घास के मैदान में रहते हैं लोयन। लोयन जो है वो इसलिए रहते हैं क्योंकि इनका कलर और घास के मैदान जो है उनका कलर सेम, तो ये अपने आप को इसमें मिक्स कर लेते हैं। दूसरा जो है, जो लोयन के जो एक तरीके से उनका जो कलर है ब्राउन कलर वो उनको मैच कर देता है। दूसरा, इनकी जो आईज हैं वो फेस पर आप देखिए सामने इस तरीके से एस्टेब्लिश होती हैं, मतलब वो अपने प्रे के ऊपर डायरेक्ट जो है वो कंसंट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो फ्रंट लेग्स होते हैं उनमें लॉन्ग क्लोज होते हैं जिसके थ्रू जो है वो अपने प्रे को आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरे यहाँ पर ग्रासलैंड में रहते हैं डियर। डियर जो है वो बहुत स्पीडी तरीके से भागते हैं, मतलब वो इजीली जो है ये सारे नेचर, ये सारी चीज़ें उनमें इसलिए चेंज हुई है क्योंकि उनको यहाँ पर शेर इन सब से बचना होता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो उनकी जो आईज़ है, डियर की आईज़, वो यहाँ पर बिल्कुल साइड में होती है, मतलब वो कुछ खा भी रहे हैं लेकिन उनके आईज़ के थ्रू वो ऑल डायरेक्शन में नज़र रख सके ताकि उनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। इनके जो कान होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं ताकि अगर उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है दूसरा एनिमल तो उसकी जो आवाज़ है उसकी हल्की सी अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास होता है, फील होता है, तो अपने आप को एक तरीके से केयरफुल स्टेज में रख सकें। तो ये चीज़ें आपको पता चल रही होंगी कि किस तरीके से वहाँ पर जो है वो अडेप्टेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओशन की। तो ओशन में हम फिश की तो बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ और एनिमल होते हैं जैसे कि स्क्विड, ऑक्टोपस जो होते हैं। तो देखो, फिश के बारे में तो हमने देखा कि उनकी स्ट्रीम लाइन शेप होती है, लेकिन ये जो एनिमल है इनकी स्ट्रीम लाइन शेप नहीं है, लेकिन जब वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो वो अपने आप को स्ट्रीम लाइन शेप में चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि इन एनिमल्स के भी गिल्स होते हैं फिश की तरह, ताकि वो वाटर में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको क्या कर सकें, शक कर सके, उसको एक तरीके से यूज कर सके। कुछ एनिमल जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल जो होते हैं उनके गिल्स नहीं होते हैं, फिर वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, मतलब ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो उनके नोस्ट्रिल्स मतलब नाक जो है या फिर ब्लो होल्स जो खुलते हैं, जो उनके अपर पार्ट्स, उनके हेड का जो अपर पार्ट्स है वहाँ पर लोकेटेड है, उसके थ्रू जो है वो एयर में ब्रीथ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वाटर के जब वो सतही पार्ट पे होते हैं व्हेल्स और डॉल्फिन जो हैं, तो वहाँ से वो एक तरीके से ऑक्सीजन लेती हैं या फिर दूसरी बार वो टाइम टू टाइम जो है वाटर के ऊपर आती रहती हैं और इस तरीके से वो ब्रीथ करती हैं। आपने टेलीविज़न में देखा भी होगा इस तरीके का एग्जाम्पल कि डॉल्फिन की जो एक्टिविटी, ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो है ना, वो उनकी किसके लिए होती है, ब्रीदिंग प्रोसीजर के लिए होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉन्ड्स और लेक्स के बारे में बताया हुआ है कि देखो मैक्सिमम हम क्या देखते हैं कि प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनका मैक्सिमम काम होता है कि वो सोइल में प्लांट को स्टेबल रख सके और सोइल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन वाटर बॉडीज में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट है उसका एक इम्पोर्टेंट काम सिर्फ ये होता है कि वो यहाँ की सोइल में उनको स्टेबल रख सके। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो रिबन लाइक होती हैं और बहुत ही कटी फटी होती हैं ताकि वाटर जो है वो इनको हार्म
ना पहुंचा सके। नैरो होती हैं और थिन रिबन लाइक लीव्स होती हैं और बेंड हो जाती हैं बहुत ही इजीली, ताकि वो अपने आप को डैमेज ना करवा पाए। यहाँ का जो स्टेम होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, ताकि इनके जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो जा कर के वाटर का जो लेयर है उसके ऊपर अपने आप को स्टेबल कर सके। ओके, तो ये कुछ बेस्ट बातें बताई हुई हैं यहाँ के प्लांट्स की। फ्रॉग की बातें बताई हुई हैं कि फ्रॉग जो होता है वो सैंड पर भी, मिट्टी पर भी और वाटर दोनों में रह सकता है। उनके जो बैक लेग्स जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उनको लीपिंग और कैचिंग देयर प्रे करने में, मतलब अपने शिकार को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनके जो फुट होते हैं, फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब जाल होता है जिसके थ्रू वो वाटर में आराम से तैर भी सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया हर एरिया में जो रहने वाले जानवर हैं और जो प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। अब हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी क्या क्या उनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सबसे पहले, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है? तो ये तो हमने इस बुक के चैप्टर 1 और 2 में हम देख चुके हैं कि हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से आएगा? फूड के थ्रू आएगा, और फूड से जो एनर्जी मिलेगी उसी के थ्रू जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है। अब क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है? बिल्कुल होती है। अब जो ग्रोथ हो वो चाहे किसी में कम स्लो होती है, किसी में जो प्रोसीजर है फास्ट होता है, लेकिन ग्रोथ जो है वो जरूर होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट स्टेप्स में बताया हुआ है कि क्या रेस्पायर करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिल्कुल करते हैं। ओके, जो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है उसमें CO2 का यूज किया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज किया जाता है। ओके, लेकिन रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर होता है वो वही होता है जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। प्लांट्स भी यही करते हैं। प्लांट्स में हमने देखा कि लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन का प्रोसीजर होता है। ओके, तो ऑक्सीजन ली जाती है इसमें और CO2 जो है वो छोड़ी जाती है। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो तो डे लाइट में ही हो पाता है, मतलब सिर्फ दिन में होता है। रेस्पिरेशन जो है वो तो हमेशा चलता रहता है। तो इससे तो क्या होना चाहिए? CO2 ज़्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो CO2 को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और O2 जो है उसको कम कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसीजर में, और CO2 को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और CO2 जो है वो कम सीक्रेट करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसीजर में। इसी के थ्रू जो है वो CO2 का बैलेंस और O2 का जो बैलेंस है वो बना हुआ होता है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उनको हम टच करते हैं तो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे कि प्लांट के बारे में बताया हुआ है मिमोसा, जिसको टच मी नोट के नाम से भी जानते हैं। तो टच करते हैं तो वो अपने आप को फोल्ड कर लेता है, नहीं तो अपने आप को खोलता है। ओके, तो यहाँ पर जो अदर एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखे हैं, एनिमल के बारे में बता रखा है और भी प्लांट्स के बारे में बता रखा है कि अगर आप एनिमल को कुछ चीज़ें चुभोते हो तो वो रेस्पॉन्ड करते हैं। सिचुएशन बता रखी है यहाँ पे। ओके, ये एग्जाम्पल है उसके। कोई भी लिविंग ऑर्गेन जो होता है उसमें क्या एक्सक्रेशन होता है? बिल्कुल होता है। प्लांट्स में भी होता है, एनिमल में भी होता है कि जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जिसको कुछ पार्ट जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं, और बचा हुआ जो पार्ट है वो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में एक्सक्रेशन होता है। सेम इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी होता है। रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो होता है, एनिमल जो हैं वो अपने तरीके से करते हैं। कुछ जो हैं वो एग्स के थ्रू प्रोसीजर होता है और कुछ में डायरेक्टली जो है वो बेबी जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें सीड के थ्रू ये प्रोसीजर हो पाता है, मतलब वो अपनी जो जनरेशन है उसको बढ़ा पाते हैं। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन मतलब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है और उस एग्जाम्पल में बता रखा है कि किसी भी सीड की, आप एक बोरी है, एक सैक है, उसमें हाथ दीजिए, आपको लगेगा कि वहाँ पर कुछ हीटिंग प्रोसीजर चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्म है। गर्म होने का कारण क्या है कि जो सीड है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इनएक्टिव स्टेज में भी जो है उसमें लाइफ जो है वो जिंदा है। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। अब इस चैप्टर के कुछ बेसिक समरी यहाँ पर दे रखी है। इस समरी में दे रखा है कि प्लांट्स और एनिमल जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसको बोलते हैं हैबिटाट। अब ये हैबिटाट जो है यहाँ पर बता रखे हैं कि सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में शेयर द सेम हैबिटाट, कि एक ही हैबिटाट में बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल रह सकते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास देखिए,
प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटी, मतलब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल एक हैबिटाट को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बता रखा है कि किसी भी हैबिट स्पेसिफिक फीचर्स की प्रेजेंस की वजह से जो प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो पर्टिकुलर हैबिटाट में रहने के लिए अपने आप को एक तरीके से इनेबल कर पाते हैं और इसी प्रोसीजर को बोलते हैं अडेप्टेशन। बहुत सारे हैबिटाट के टाइप हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रॉडली उनको दो भागों में बांटा गया, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर और एक्वेटिक मतलब वाटर में। और ऑर्गेनिज्म जो है वो जो डिफरेंट हैबिटाट में रहते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी हैबिटाट के बायोटिक कंपोनेंट्स को बनाते हैं। रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये किसी भी सराउंडिंग के एबायोटिक हैबिटाट को बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स को। और कोई भी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स में, मतलब उनको खाने की ज़रूरत होती है, वो श्वसन करते हैं, वो एक्सक्रेशन करते हैं, वो एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं और मूवमेंट शो करते हैं। ये उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको लेकर के, और साइंस जो है वो तो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।